दाऊद साहब, ये उन कोर्ट रिपोर्टर्स में थे कि जो खुद इतना अच्छे तरीके से फैसला पढ़ते थे कि जब बीपर देते थे, मैं खुद उनके साथ काम करता रहा हूँ, तो वो 1 सेकंड के अंदर इलैबोरेट कर देते थे फैसला। वही फैसले पढ़ते पढ़ाते और कोर्ट रिपोर्टिंग करते मियाँ साहब वकील भी बन गए, और जितने अच्छे कोर्ट रिपोर्टर थे उतने ही फिर माशाल्लाह अच्छे आगे से वकील भी बने। मियाँ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मियाँ साहब, कल आपने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट को उतनी अटेंशन मेरे नज़दीक नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर बंदयाल साहब या जो सारा पैनल है, वो इनके दरमियान सेटलमेंट हुई है। थोड़ी तफसील बताएंगे हमें, व्हाट इज दैट? मैं सेटलमेंट बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ट्वीट बता दूं। जी। मैंने ट्वीट ये कल की कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास जो है वो बुलाया गया है सोमवार को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब दयाल साहब की तरफ से 24 अक्टूबर के लिए, और ये अचानक अजलास बुलाया गया है। जब इसको ओके। थोड़ा सा कुरेदा तो सूरत हाल काफी अफसोसनाक हुई, जिसके ऊपर मैंने ये ट्वीट की कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ग्रुप के अंदर, तमाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, ग्रुप के अंदर ये तय पा गया है, ये खुद पा गई है कि आपकी नाअहली जो है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वो खत्म की जाएगी, और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस तैनात किए जाएंगे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ग्रुप चाहता है। ओके। ये डील की है, और इसके लिए जो मुस्लिम लीग नून के 2 वोट हैं, कानून आजम गिर तारड़ साहब जिनका इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक है, और अटॉर्नी जनरल अशतर साहब साहब को भी चूंकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और भी ज्यादा जिंदगी उनकी भी इंडिपेंडेंट ग्रुप में वोट देंगे, और उसके बाद ये तय पा जाएगा, और उसके बाद आगे के मामला जो है वो ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो गई, कोई 3-3.5 उसकी रीट्वीट्स हो गई, और ये सारी सूरत हाल है। अच्छा मियाँ साहब, इसके अंदर थोड़ा-सा मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊँगा, कॉज़ जो लाहौर के सर्कल्स के अंदर रूमर ये थी कि ये ग्रुप जो है, ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के अपोज़िट ग्रुप है, और ये वो लोग लेके आना चाहते हैं कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के, वो कह लीजिए कि ज़हन से या उनके अदलिया के निज़ाम से थोड़े से मिलते-जुलते नहीं है। सो कह लीजिए कि एंटी ग्रुप्स को लॉन्च किया जा रहा है। एक इसका रुख ये भी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप इस ट्वीट का और इस जुडिशियल कमीशन के अजलास का ना थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर पिछले 2-3 माह का ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला जुडिशियल कमीशन का अजलास हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनातियों के लिए 28 जुलाई को हुआ था, और वो उसमें तमाम तर किस्म की मुशावरत हुई, डिबेट हुई, और फिर उसकी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई थी। उस अजलास में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो है वो उठकर चले गए थे, जिसकी ऑडियो भी बाद में रिलीज की गई। जी, उसके साथ बहुत ज्यादा खतूत लिखे गए, और उस खतूत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रिलैक्स करके पूरे इजलास की ऑडियो लीक जारी कर दी। अब सिर्फ ऑडियो के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं गलत बयानी कर सकता हूं, कोई और गलत बयानी कर सकता है, डिवाइस गलत बयानी नहीं कर सकती। तो उस डिवाइस उस ऑडियो के मुताबिक अब जो 3 नाम दोबारा से पुट किए गए हैं, जिसमें एक शाहिद वहीद साहब हैं और 2 सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, और एक अतर मुनिल्ला साहब है, वो तीनों नाम पहले रिजेक्ट हो चुके थे, मुस्तरद हो चुके, उनके ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ था, और वो अजलास मुलतवी भी नहीं हुआ था। अगर अजलास मुलतवी करना 2 शख्सियात ने, वैसे तो सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने वो अजलास मुलतवी करना था, लेकिन वो तो उठकर चले गए। कब चले गए? उस ऑडियो के मुताबिक तब चले गए जब उनके तमाम नामजदगियों के ऊपर काउंटिंग हो चुकी थी, और किसी के ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ था। मतलब मामला खत्म हो जाना चाहिए था, इन जजेस का मामला खत्म हो जाना चाहिए था, इन जजेस का मामला खत्म हो जाना चाहिए था। और बड़ी एक ना मुज़क्कर किस्म की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। अब क्या हुआ कि ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई है उस इजलास के अंदर, 28 जुलाई के इजलास के अंदर वजीर कानून आजम गिर तारड़ साहब ने सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ वोट डाला। उन्होंने कहा कि नहीं, सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ही आएंगे। उन्होंने जस्टिस बंदयाल की नामजदगियों को मुस्तरद किया। अशतर साहब ने उसको रेफर करने का कहा, काजी फाजिसा साहब ने उनको मुस्तरद किया, और उस वक्त जो सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं वो सिंध से हैं, ऑनररी मेंबर हैं,
उन्होंने मुस्तरद किया, सरदार तारक मसूद साहब ने मुस्तरद किया, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, यानी कि 7 वोट जो तकरीबन थे, 6 वोट उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया। आज ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब के पास वोट पूरे नहीं थे और उन्होंने ये अजलास बुला लिया है। कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हुई है, और अगर ये सेटलमेंट हुई है जो कि बज़ाहिर मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरी खबर के मुताबिक, मैं अभी भी अपनी खबर पे कायम हूं कि ये डील के तहत अब सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को और पाकिस्तान की सियासत को चलाने का फार्मूला जो है वो किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वो कानून मेरे खिलाफ है, मेरे हक में है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये डील के तहत अब ये निज़ाम चल रहा है। अब थोड़ा सा इसका और पस मंजर ऐड कर लें जी। बात ये पुराने 28 जुलाई के इजलास में नामजदगियां मुस्तरद हो जाती हैं और उसके बाद एक बहस चल पड़ती है। उसी दिन मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं और आजमजीद तारक साहब जो वज़ीर कानून है उनकी वो तस्वीर लगा के करती हैं कि आज के दिन का चैंपियन ये है। ओके, वेरी गुड, ये चैंपियन होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अदालती साल शुरू होता है। अदालती साल के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकरीर करते हैं। उस तकरीर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सतह की शख्सियत ये बात कहती है जो कि पाकिस्तान की तारीख में मेरे नजदीक इससे ज्यादा अफसोसनाक और जुल्म से ज्यादा बड़ा बयान नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने फरमाया कि जुडिशियल कमीशन के इजलास में मेरी नामजदगियों को मुस्तरद करके मुझसे बदला लिया गया और चूंकि मैंने हुकूमत के हक में फैसले नहीं दिए थे जी। अब मतलब क्या है कि पहले जितने भी आपने जजेस भर्ती किए हैं वो हुकूमतों के साथ डीलें करके रखते रहे हैं, उनके हक में फैसले रहे या मुस्तरद करते रहे हैं, तो क्या वो हुकूमतों के खिलाफ फैसले देने की वजह से मुस्तरद करते रहे हैं? क्या तासुर गया पूरे पाकिस्तान? लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट। अब उस अदालती साल की तकरीर को लेके आगे चले, उसके बाद एक डेवलपमेंट होती है कि अचानक एक 3 मेंबर बेंच है जो फैसल वापडा केस सुन रहा है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। वो उसमें ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि ताहयात नाहली का कानून जो है वो काला कानून है। अच्छा जी, मान लीजिए ये ताहयात नाहली का कानून काला हो गया। भून साहब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी जा चुकी थी, नवाज शरीफ की ताहयात नाहली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लोग भी जा चुके थे। जी वो जा चुके थे, वो खत्म हो चुकी थी, वो रिव्यू में भी वो भी रिजेक्ट हो चुका था। नहली के हक में या उसमें नहीं है, ये इशू नहीं है। ताहयात नहली किसी की भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी को सारी जिंदगी सजा नहीं देते, खत्म होनी चाहिए। मेरा आज भी मैंने पनामा केस की जजमेंट पढ़ने के बाद मेरा आज भी ये है कि नवाज शरीफ की नाअहली इंतहाई भोंडे तरीके से की गई। पाकिस्तान की भुट्टो साहब को शहीद करने वाला फैसला है वो मुज़क्का खेज है, ये फैसला है, इशू वो नहीं है। वो गलत फैसला उसको आप आइन और कानूनी तरीके से खत्म करें, वो आपका हक है, होना भी चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों का तसलसल लिखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालती साल के आगाज में जो है वो तकरीर, उसमें वो स्टेटमेंट देना और ऑब्जर्वेशन देना। उस ऑब्जर्वेशन के बाद अब हुकूमत ने, सेक्रेटरी दाखिला ने वहां पे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये 24 की डेट डाली गई है, जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने वाली बात है। पहले ये खबरें आ रही थी कि जुडिशियल कमीशन का इजलास 26 को होगा, फिर अचानक 24 को आ गया। और इस पूरे चीजों को अब आप मिलाकर देखें कि जब आपके वोट पूरे नहीं है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब की, तो फिर किसकी यकीन दहानी के ऊपर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इजलास है वो बुलाया गया? और एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस सारे मामले में जी, एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस सारे मामले के अंदर नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट के रोल को इस वजह से कभी भी जिंदगी में अहमियत नहीं दी। एस्टैब्लिशमेंट अगर मुझे ये बात कहे कि आप ऊपर से छत से छलांग मार दें, तो ये मेरी स्वाबदीद है कि मैंने छलांग मारनी है कि नहीं मारनी है। ये पाकिस्तान की अदलिया की किस्मती है कि वो अपने निजाम के अंदर मुदाखलत की इजाजत देते हैं। अगर वो इजाजत देना बंद कर दे तो कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई सियासतदान, कोई वजीर आजम, कोई अदारा इनका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। मैं ये सवाल इसलिए पूछा जरा मुझे इसको एक्सप्लेन करने दे। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में अर्ज किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का रास्ता रोकना जो था
वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनका थोड़ा सा स्टांस सख्त है, या वो जरा अपराइट किस्म के इंसान है, वो सख्त फैसले या सख्त जुबान फायज ईसा साहब इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे मुक्तदिर हल्के ये कभी नहीं चाहेंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो आते हैं वो आते ही बहुत पावरफुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। सो क्या कहीं पर उनको फिर से रोकने के लिए, या कमजोर चीफ जस्टिस रखने के लिए, या राइट लेफ्ट में अपने बंदे रखने के लिए ये सारी डील भी तो एक हो सकती है? देखिए, माजी की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों इस सिस्टम का, इस मीडिया का हिस्सा रहे हैं, बड़े करीब से चीजों को देखते रहे हैं। बड़ी बहुत सारी ऐसी बातें मैं और आप जानते हैं जो हम ट्वीट भी नहीं कर सकते, हम रोज देखते भी हैं, हम रोज सुनते भी हैं, उनको हम पब्लिकली बयान नहीं कर सकते। माजी की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में ये फर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा कि ये उतनी लीथल आप कह लें जुडिशरी की हद तक नहीं है जितनी लीथल और मुदाखलत माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन इसके बाद छोड़ दें इस बात को, मैं फिर अपनी बात कहूंगा। आप काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस कर रोकने के लिए अगर ये हरकत कर रहे हैं तो इसके बावजूद भी ये अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह ये है कि मतलब काजी फायज ईसा का सख्त फैसला करता है, तो इसमें मतलब ये सख्त क्या मतलब, जो आइन में आपने लिखा हुआ है वो उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं, जो कानून उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं। तो वो मेरे हक में है, मेरे खिलाफ है, सख्त है, नरम है, इसमें मेरा क्या लेना देना सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो आइन इजाजत देता है तो वही कहते हैं। मैं आपकी बात की ना थोड़ी सी मजीद इंटरप्रिटेशन कर दूं, जो सवाल आप निशानदी करना चाह रहे हैं, सिर्फ काजी फायज ईसा साहब का रास्ता रोकने की बात नहीं है। ये उससे आगे मंसूर अली शाह साहब को डिसफंक्शनल करने की कोशिश है। ये उससे आगे जाकर मिस्टर जस्टिस यहया अफरीदी साहब को डिसफंक्शनल करने की जरूरत है। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 जज साहबान हैं। आप 2 जज साहबान चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब और मिस्टर जस्टिस इजाजुल हसन साहब, इनके फैसलों की बुनियाद के ऊपर आप ये बात अंदाजा लगा लें इनका रुझान किस तरफ है। ठीक हो गया, 2 जज साहबान ये हो गए। और पीछे मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से आउट ऑफ टर्न जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए जा रहे हैं। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से शुरुआत हुई है, वो 5 जजेस हैं, 5 वो और 2 ये, 7 जजेस हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 12 में से 7 जजेस तो वो पहले ही आप कह लें कि आउट ऑफ टर्न तरीके से आए हुए हैं। और जो जज साहबान आउट ऑफ टर्न तरीके से आए हुए हैं उन्होंने माजी के फैसलों के उठाकर देख लें कि उन्होंने जमहूरियत के मामले के अंदर, आइन की तशरीह के मामले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के मामले के ऊपर किसी भी सियासी जमात, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, या कोई भी सियासी जमात है, उनके खिलाफ या उनके हवाले से फैसले देने के बारे में उन आउट ऑफ टर्न जजेस का रवैया और फैसले क्या रहे हैं। ये ओपन एंड शट बात है, हम किसी की जात के ऊपर करते, फैसलों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर मुस्तकबिल में ये 3 जजेस भी तैनात हो जाते हैं तो ये तादाद हो जाएगी 7 और 3 10। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, इसको सुप्रीम कोर्ट बुकला, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे। फैसले देते रहे जिस तरीके से 75 साल से इस मुल्क का निजाम लूला लंगड़ा चल रहा है। वो फिगर 138 से पता नहीं किधर आया पड़ा है, वो 138 भी क्रॉस करेगा, माइनस में चले जाएंगे, फर्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा। कुछ तब्दीली की या कुछ होप है कि ये 3 जजेस की तैनाती एंड ऑल दैट जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, रुकने की कोई होप है? या नवाज शरीफ साहब फिर जीत गए, पूरा सिस्टम फिर जीत गया, पाकिस्तानी हार गया, निजाम अदल पाकिस्तान का फिर से हार गया? ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को आज के दिन तक एक भी जज, एक भी चीफ जस्टिस ऐसा मुयस्सर नहीं आया जो बाकी सारे मामला छोड़कर ये कहे कि मैंने अपना अदारा बेहतर करना है, अपने अदारे की रिफॉर्म्स करनी है। वो चाहे जजेस, चाहे आम साइलिन के मुकदमात के फैसले हैं, चाहे अदलिया के अंदर ही जो अदालती मुलाजमीन की भर्तियों का अमल है, वो अब कुछ भी कर लें, एक भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जज मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो। मंसूर अली शाह साहब आप कह लें कि वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, हाई होप्स है, काफी सारे लोगों को बड़ी हाई होप्स है, अल्लाह करे कि वो वहां तक पहुंच जाए। मंसूर अली शाह साहब से हाई होप्स है लोगों की। ये वो बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने आप को रिफॉर्मर जज साबित किया ना, तो उनको उम्मीद है, उसके अलावा उम्मीद। अब ये देखिए
जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ताब दयाल साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठाया है। आप एक खबर, एक पॉलिसी, एक फैसला कि उन्होंने निजाम अदल की रिफॉर्म्स किया हो, इससे पीछे चले जाएं। मिस्टर जस्टिस गुलजार साहब गुजरे, उससे पीछे चले जाएं। जितने चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुजरे हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे निजाम अदल के जो सरबराहान हैं, उनकी ये तरजीह नहीं है कि यह अदालतों के अंदर साइलिन जो है वो रुलते फिर रहे हैं। आप सिर्फ जजेस की तैनाती के अंदर डिले करते फिर रहे हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से, इस वजह से कहना चाहता हूं कि जब मेरा बेटा, मेरी भतीजी, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार जब वो 45 साल के होंगे, तो ये आउट ऑफ टर्न तैनात किए हुए जो जजेस हैं, ये मेरे बच्चों को हाईकोर्ट बनाएंगे। इसकी तरजीह नहीं है। ये सारा इसका हाल है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं इंतहाई मायूसी का शिकार किस्म का, हालांकि वो आप कह कभी लें कि मायूस नहीं होते, आप उन लोगों में से हैं, हमेशा पाकिस्तानियों में से, जो हमेशा ब्राइटर साइड देखते हैं कि नहीं यार स्ट्रगल करते हैं, मिलकर लड़ते हैं, वी विल विन। और मुझे ज्यादा अफसोस इसलिए हो रहा है कि आज आप भी मायूस हैं। स्ट्रगल जारी है, लेकिन मायूसी साथ साथ जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। आप देखें ना कि दो यही नून लीग, यही मरियम नवाज साहबा, जिन्होंने चैंपियन कहा कि इन आजम तरफ कल को वो वोट डालेंगे, और जिनको वो रिजेक्ट कर चुके हैं उन्हीं को वोट डालेंगे। क्या जुल्म है इस मुल्क के अंदर। लेंगे। आपके जाती मफादात, आपके माली मफादात, आपके सियासी मफादात, आपके अखलाकी मफादात, आपकी रिश्तेदारियां, सिर्फ ये तरजीहात है। ये इस मुल्क के अवाम की बदकिस्मती अपेरेंट ये नजर आता है। अगले दिन मुझे एक दोस्त या सब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून इतनी ताकतवर है कि पूरे सिस्टम से भी टकरा जाए, शरीफ फैमिली सिर्फ एक पूरे सिस्टम से भी टकरा जाए तो सिस्टम बेचारा जो है वो कमजोर है, सिर्फ शरीफ फैमिली जो है ना वो ताकतवर है। और उस दिन मैं ये बहस कर रहा था कि यार किसी भी मुल्क में ये पॉसिबल नहीं होता कि एक खानदान इतना ताकतवर हो जाए। आपकी इस खबर और इसके बैकग्राउंड पे जाके मुझे लगता है कि मुझे उस व्यू पॉइंट से मुत्तफिक होना पड़ेगा कि एक एक फैमिली पाकिस्तान में इतनी ताकतवर है कि सिस्टम से टकरा सकती है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। शरीफ फैमिली के पास एक, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग एक अच्छी जो है वो पोजीशन है। आप आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से मामला खत्म कर है। बॉस के साथ जुल्म हुआ है, कल को जो लोग किसी आपके साथ चलते थे वो आपके साथ नहीं चलेंगे, वो आपको पुकारेंगे। जिस पर माजी में जो आपका रवैया, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने इस सिस्टम को जकड़ा हुआ है, फिर ये थैंक यू मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप भी रेस्ट करें, आपकी तबीयत खराब थी, आपने फिर भी वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मियां दाऊद साहब, एक डेप्थ में मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर चाहिए था कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, मुझे स्टोरी का बैकग्राउंड भी चाहिए था, क्योंकि मियां दाऊद साहब की स्टोरी थी तो इनसे बेहतर कोई भी हमें बैकग्राउंड नहीं दे सकता था। एंड में सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि एक दुआ जरूर किया करें कि पाकिस्तान आपका, मेरा 23 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। सिर्फ एक शरीफ फैमिली या किसी चीफ जस्टिस या सबका चीफ जस्टिस या किसी डीजी या किसी चीफ आर्मी स्टाफ का, किसी वजीर आज़म पाकिस्तान का नहीं है, हम सबका मुल्क है। और अल्लाह पाक इसको ऐसा बना दे कि हमें पाकिस्तानी होने में फख्र है, लेकिन हमें पाकिस्तानी होने पे जितना फख्र है उतनी ही आसानियां इस कौम के लिए भी हो, और उसके लिए निज़ाम अदल का बेहतर होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।